सोचिए कि एक ऐसे शहर के बारे में सोचिए जहां चारों तरफ अचानक से हाहाकार मचा हो। सभी ग्रोसरी स्टोर्स और जो बड़े सुपरमार्केट्स होते हैं ना, उनके बाहर बस लंबी कतारें हैं। हाँ, और शेल्व्स बिल्कुल खाली पड़ी हैं। एग्जैक्टली शेल्स खाली हैं, सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुकी है। लेकिन इस शहर के बिल्कुल बीचों बीच एक अकेली ऐसी इमारत है जिसका गोदाम अनाज की बोरियों से लिटरली छत तक भरा हुआ है। मतलब बाहर कितनी भी पैनिक हो, उस एक बिल्डिंग के अंदर सब शांत है। वही तो, गेहूं, चावल, दालें, इस एक जगह पर सब कुछ इतनी बड़ी मात्रा में मौजूद है कि वहां के लोग सालों तक बिना किसी टेंशन के अपना गुजारा कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो इमारत सिर्फ एक सेफ हाउस नहीं रह जाती, वो शहर की सबसे ताकतवर और प्रभावशाली एंटिटी बन जाती है, पावर सेंटर बन जाता है वो। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हमारी इस इन-डेप्थ चर्चा का आधार यही थॉट है। हम जयंतीलाल भंडारी के लिखे एक बहुत ही फैसिनेटिंग लेख फूड रिजर्वॉयर्स बिकमिंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का विश्लेषण कर रहे हैं। और ये लेख किसी ड्राई बोरिंग एग्रीकल्चरल रिपोर्ट जैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक्चुअली एक सर्वाइवल और आई वुड से ग्लोबल डोमिनेंस की कहानी है। हाँ, और मेरा आज का मेन मिशन यही समझना है कि कैसे भारत का ये जो एग्रीकल्चरल सरप्लस है, जिसे आमतौर पर हम सिर्फ किसान, खेती या गांव के लेंस से देखते हैं, वो वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में देश की सबसे बड़ी आर्थिक ढाल बन रहा है। और ढाल के साथ साथ एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल लेवरेज भी, क्योंकि आजकल दुनिया भर में जो भू राजनीति है वो बहुत तेजी से बदल रही है। राइट। तो इस तूफान के बीच में हम कहाँ खड़े हैं, उसकी मैकेनिक्स को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। पर उससे पहले बाहर का तूफान एक्चुअली है कितना बड़ा? कॉन्टेक्स्ट के बिना इस सरप्लस की असली कीमत समझना थोड़ा मुश्किल है। अभी अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो इस वक्त लिटरली एक परफेक्ट स्टॉर्म चल रहा है। परफेक्ट स्टॉर्म मतलब चारों तरफ से क्राइसिस। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता पूरी तरह से विफल हो चुकी है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पड़ा है, जो अब ब्लॉक होने की कगार पर है। और वहां से तो दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल गुजरता है ना? एग्जैक्टली 20% ऑयल उस एक नैरो चैनल से निकलता है। अब जब इजराइल ईरान संघर्ष की वजह से ये चोक पॉइंट डिस्टर्ब होता है तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप्स पर नहीं पड़ता। तो कहाँ पड़ता है? लोग अक्सर क्रूड ऑयल और हमारी खाने की थाली के बीच का जो लिंक है उसको मिस कर देते हैं। सीधा खेत की मिट्टी तक जाता है इसका असर। आज देखिए, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में इस वक्त खेती का जो बेसिक साइकिल है ना, वो रुक गया है। क्यों? क्योंकि उनके पास फर्टिलाइजर नहीं है। ओह वाओ, फर्टिलाइजर और ऑयल का डायरेक्ट कनेक्शन। हाँ, क्योंकि उर्वरक बनने की प्राइमरी रिक्वायरमेंट नेचुरल गैस होती है। जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होती हैं और एनर्जी प्राइसेस आसमान छूते हैं, तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि किसान उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर पाता। तो बेसिकली बिना एनर्जी के सस्ता फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। सही पकड़ा। और बिना फर्टिलाइजर के क्रॉप यील्ड सीधा क्रैश कर जाते हैं, जमीन से उत्पादन ही नहीं होता। ये तो सच में एक टेरिफाइंग चेन रिएक्शन है। और आई थिंक इस कैस्केडिंग इफेक्ट का नतीजा हमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के आंकड़ों में साफ दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। WFP के हिसाब से लगभग 319 मिलियन लोग, यानी करीब 32 करोड़ लोग इस वक्त सिवियर एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है। भुखमरी के एक्सट्रीम लेवल पर है। 32 करोड़ लोग, ये तो आधी दुनिया के लिए एक मैसिव इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, जहां एक वक्त का खाना भी एक लग्जरी बन गया है। वही तो। और अब जरा इस स्टार्वेशन क्राइसिस को हम भारत के करंट रिजर्व्स के साथ कॉन्ट्रास्ट करके देखते हैं, तब आंकड़े और भी चौंका देने वाले लगते हैं। हाँ, लेख में जो डेटा है वो कहता है कि 31 मार्च 2026 तक भारत में गेहूं और चावल का बफर स्टॉक 60.2 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। 60.2। ये वॉल्यूम इतना मैसिव है ना कि इससे 800 मिलियन नागरिकों को बिना किसी ब्रेक के फ्री राशन दिया जा सकता है। मतलब देश की सारी आवश्यकताओं को हम बिना एक भी नया दाना उगाए पूरे 1 साल तक कवर कर सकते हैं। ये तो इनसेन लेवल की सिक्योरिटी है ना? और लेखक ने यहाँ एक बड़ा क्लियर पैटर्न हाईलाइट किया है। चाहे 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन हो या फिर हाल ही में जो कोविड-19 की डिसरप्शन हुई थी। हाँ, कोविड में तो पूरी दुनिया रुक गई थी। एग्जैक्टली। और उन सब टाइम्स में इस बफर स्टॉक ने लगातार एक सिस्टेमिक शॉक अब्जॉर्वर की तरह काम किया है। जब दुनिया भर में सप्लाई चेन्स फ्रीज हो जाती हैं तो ये रिजर्व्स ही हमारी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखते हैं और सोशल अनरेस्ट को ब्लॉक करते हैं। लोग भूखे होंगे तो सड़कों पे आएंगे। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ा लूपहोल नजर आ रहा है इस नैरेटिव में। कैसा लूपहोल? देखिए, ढाल होना एक डिफेंसिव पोस्चर है।
आप संकट से बचने के लिए होर्डिंग कर रहे हैं, बचा के रख रहे हैं। हाँ, नॉर्मल है। पर जब बाकी दुनिया एनर्जी और फर्टिलाइजर की कमी से जूझ रही है, उनके पास खाना नहीं है और हमारे पास 60 मिलियन टन्स का सरप्लस पड़ा है, तो क्या इस प्योरली डिफेंसिव स्टैंस को एक ऑफेंसिव इकोनॉमिक वेपन की तरह यूज नहीं करना चाहिए? आपका मतलब है फूड डिप्लोमेसी? वही, फूड डिप्लोमेसी अभी तक हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा फ्रंट एंड सेंटर टूल क्यों नहीं बनी है? मैं आपके पॉइंट से अग्री करती हूँ, और सच कहूँ तो जियोपॉलिटिक्स में एक ढाल तभी एक ऑफेंसिव लेवरेज बनती है जब सामने वाले के पास बिल्कुल कोई डिफेंस ना हो। राइट, उनके पास खाना नहीं है तो उनका कोई डिफेंस नहीं है। एग्जैक्टली। सरप्लस ग्रेन इस वक्त किसी भी ट्रेडिशनल करेंसी से ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जिस देश के पास सरप्लस फूड रिजर्व्स हैं, वो ग्लोबल टेबल्स पर अपनी शर्तों पर ट्रेड टर्म्स डिक्टेट कर सकता है। मतलब हम उन्हें खाना देंगे और बदले में स्ट्रेटेजिक फायदे लेंगे। बिल्कुल। जब आप किसी देश को क्रिटिकल फूड शॉर्टेजेस से निकालते हैं, तो आप सिर्फ ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल एलाइज बना रहे होते हैं। यूनाइटेड नेशंस में वोट्स और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस सिक्योर कर रहे होते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, धीरे धीरे ही सही, पर इस सरप्लस को एक स्ट्रैटेजिक फॉरेन पॉलिसी टूल की तरह लेवरेज करने का मैकेनिज्म अब एक्चुअली एक्टिव हो रहा है। तो बेसिकली हमारी एग्रीकल्चरल आउटपुट एक मैसिव जियोपॉलिटिकल बैंक अकाउंट में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन मेरा अगला सवाल यह है कि इस बैंक अकाउंट में इतना डिपॉजिट आ कहां से रहा है? आंकड़े देखते हैं चलिए। 2025 से 2026 के प्रोजेक्शंस पर अगर गौर करें तो खरीफ फसलों का आउटपुट 174.1 मिलियन टन्स टच करने वाला है, जो कि पिछला साल 169.4 मिलियन टन्स था। तो वृद्धि हुई है। और रबी की फसल भी 174.5 मिलियन टन्स पर प्रोजेक्ट की गई है। ये पिछले साल से लगभग 3.2% ज्यादा है। ये लगातार बढ़ते नंबर्स देखकर तो मुझे लगता है जैसे खेती अब नेचर का कोई गैम्बल नहीं रही, एक हाईली प्रेडिक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइन बन गई है, जिसमें इनपुट स्टैंडर्डाइज्ड है और आउटपुट धीरे धीरे वेदर प्रूफ होता जा रहा है। पर क्या सच में हमारी सप्लाई चेन इतनी रेजिलिएंट हो चुकी है, या फिर हम लगातार बस पिछले 2-3 साल से अच्छे मॉनसून की वजह से लकी साबित हो रहे हैं? देखिए, मॉनसून का फैक्टर तो हमेशा रहेगा हमारे देश में, लेकिन डेटा के अंदर का जो आंतरिक स्ट्रक्चर है वो एक बिल्कुल अलग स्टोरी बता रहा है आज। कैसे? अगर आप ध्यान से देखें तो ग्रोथ सिर्फ उन कन्वेंशनल फसलों में नहीं हो रही जिनकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी गारंटीड होती है, जैसे गेहूं और चावल। हाँ, वहां तो एमएसपी मिलता ही है किसान को। खा गया है। अच्छा, तो ये इस बात का क्लियर इंडिकेटर है कि सिस्टम के अंदर लचीलापन यानी रेजिलियंस आ चुका है। एग्जैक्टली। जब छोटी और वल्नरेबल फसलें भी कंसिस्टेंट यील्ड देने लगे तो उसका मतलब है कि हमारा एग्रीकल्चरल सिस्टम अब माइनर वेदर शॉक्स को इजीली अब्सॉर्ब करने की क्षमता रखता है। ये कोई सडन स्पाइक नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चरल सिस्टम का एक स्ट्रक्चरल ओवरऑल है। बिल्कुल सही समझे आप। पर इस तरह के स्ट्रक्चरल ओवरऑल को ड्राइव करने के लिए बहुत हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ती है, और मुझे लगता है कि ये हैवी लिफ्टिंग पॉलिसी और फाइनेंस के फ्रंट पर बहुत साफ दिखाई दे रही है लेख में। सरकार का डिक्लेयर्ड गोल भी तो अब बदल गया है ना। अब सिर्फ आत्मनिर्भर बनना मकसद नहीं है। सेल्फ सफिशिएंसी तो अचीव हो चुकी है, अब टारगेट क्या है? अब टारगेट एक वैश्विक फूड एक्सपोर्टर बनने का है, अनाज निर्यातक। और इस ट्रांजिशन को फ्यूल करने के लिए अगर आप 2026-27 के बजट को देखें, उसमें लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र को दिए गए हैं, जो पिछले साल से 7% ज्यादा है। हाँ, और ऊपर से पीएम किसान सम्मान निधि जैसी स्कीम्स भी तो है। उनके थ्रू लगभग 4 लाख करोड़ रुपए सीधा किसानों के बैंक अकाउंट्स में इंजेक्ट किए गए हैं 22 किश्तों में। मैं इस पॉइंट पर थोड़ा पुशबैक करना चाहूंगा। जी कहिए। देखिए, कैश इंजेक्शन से यील्ड बढ़ जाएगी, ये लॉजिक सुनने में तो बहुत साउंड करता है, लेकिन 4 लाख करोड़ रुपए किसानों को देना और नए बजट एलोकेट करना, क्या यील्ड बढ़ना ही हमारी कोर प्रॉब्लम थी? कोर प्रॉब्लम यील्ड नहीं थी, पर यील्ड की कंसिस्टेंसी थी। पर मुझे तो लगता है असली बॉटलनेक पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज का है। अनाज उग गया, पर सड़ने से कैसे बचेगा? लेख के अंदर 2028 तक सहकारी क्षेत्र में यानी कोऑपरेटिव सेक्टर में 700 लाख टन्स की नई स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड करने का ब्लूप्रिंट है। हाँ, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज प्लान है। पर क्या सिर्फ देश भर में हजारों नए कंक्रीट के साइलोस खड़े कर देने से एक्सपोर्ट हब बनने का सपना पूरा हो जाएगा? हम तो पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते रहे हैं, उनका जमीनी हकीकत पर कितना असर पड़ता है? देखिए, जो ट्रेडिशनल गोदाम थे और अब जो मॉडर्न कोऑपरेटिव स्टोरेज बन रहे हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। पुराने सिस्टम में क्या होता था, अनाज बस एक शेड के नीचे रखा जाता था। हाँ, जहां बारिश आई, कीड़े लगे और मॉइस्चर ने फसल खराब कर दी।
वे तो हर दिन क्वालिटी डिग्रेड होती थी। पर ये जो नए 700 लाख टन्स के स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, इनका फोकस डिसेंट्रलाइज्ड और साइंटिफिकली मैनेज्ड साइलोज पर है। साइंटिफिकली मैनेज साइलोज? हाँ, इसमें क्या अलग है? इसमें मॉइस्चर कंट्रोल होता है, टेम्परेचर मैपिंग होती है और ऑटोमेटेड लॉजिस्टिक्स शामिल है। जब तक आपके पास ग्रेड ए स्टोरेज नहीं है, आपका प्रोड्यूस इंटरनेशनल पोर्ट्स पर पहुंचते ही रिजेक्ट हो जाएगा। ओह, क्योंकि वो ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करेगा। एग्जैक्टली। ये जो मैसिव स्टोरेज प्लान है, ये सप्लाई चेन की उस स्पेसिफिक कड़ी को जोड़ रहा है जो एक जल्दी खराब होने वाली फसल को एक ड्यूरेबल एक्सपोर्ट कमोडिटी में बदल देती है। मतलब बिना इस ग्रेड ए बफर इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपोर्ट हब बनना टेक्निकली इम्पॉसिबल ही था हमारे लिए। 100% इम्पॉसिबल। तो हम एसेंशियली खेत से लेकर पोर्ट तक की पाइपलाइन को सील कर रहे हैं ताकि वेस्टेज जीरो हो। बिल्कुल। यील्ड हमारी हाई चल रही है, कैपिटल मार्केट में फ्लो कर रहा है, स्टोरेज मॉडर्नाइज हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हम अभी वैश्विक मार्केट को डोमिनेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो कौन से फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जो हमें टॉप स्पीड पर भागने से रोक रहे हैं? मैं बता रही हूँ, इसका सबसे बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन, यानी विविधीकरण की कमी। हम बस गेहूं चावल में अटके हैं, राइट? वही तो, हमारा करंट एक्सपोर्ट प्रोफाइल बहुत हेवीली सिर्फ गेहूं और चावल की मात्रा पर झुका हुआ है। लेकिन ग्लोबल मार्केट की डिमांड तेजी से बदल चुकी है। उन्हें अब क्या चाहिए? वेस्टर्न और मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स को अब रॉ ग्रेन से ज्यादा हाई वैल्यू प्रोसेस्ड फूड्स चाहिए, यानी संसाधित खाद्य पदार्थ जिनमें शेल्फ लाइफ और न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड दोनों बेहतर हों। मतलब हम रॉ कमोडिटीज भेजेंगे तो वैल्यू चेन में सबसे नीचे ही रहेंगे, वॉल्यूम बड़ा होगा पर पैसा नहीं। एग्जैक्टली। और यही एक मेजर स्ट्रेटेजिक पैराडॉक्स क्रिएट करता है हमारे सिस्टम में। कैसा पैराडॉक्स? मुझे लगता है मैं समझ रहा हूं। अगर दुनिया प्रोसेस्ड हाई प्रोटीन या डाइवर्स फूड्स की डिमांड कर रही है और हमारा पूरा सरकारी मशीनरी, चाहे वो एमएसपी हो या स्टोरेज, सब गेहूं चावल पर फोकस्ड है, वही तो क्या हम गलत चीजों का मेगा सरप्लस तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं? हम दुनिया की ब्रेड बास्केट बनना चाहते हैं, पर क्या हम उस मेन्यू को इग्नोर नहीं कर रहे जो दुनिया एक्चुअली खाना चाहती है? ये पैराडॉक्स तो है, पर ये एग्रीकल्चरल एवोल्यूशन का एक बहुत ही नेचुरल फेज होता है। कैसे? देखिए, पहला स्टेप हमेशा कैलोरिक सिक्योरिटी अचीव करना होता है, जो हमने पिछले कुछ दशकों में मैसिव सीरियल प्रोडक्शन करके पाली है। मात्रा यानी क्वांटिटी की प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है देश में। तो अब हम नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं। हाँ, अब पॉलिसी फ्रेमवर्क दूसरे फेज यानी क्वालिटी और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ घूम रहा है। लेख में इसके लिए एक नए समाधान की बात भी की गई है, रीजनल क्रॉप वाटर स्टडीज। इसका मतलब वही नई सिंचाई नीति जिसकी मांग लेखक कर रहे हैं। बिल्कुल। आज तक क्या होता था, किसान वही फसल उगाता था जिसमें यील्ड और सरकारी खरीद यानी प्रोक्योरमेंट अश्योर्ड थी, चाहे वहां जमीन के नीचे का पानी उस फसल को सपोर्ट करता हो या ना करता हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के ड्रॉट प्रोन एरियाज में जहां पानी कम है, वहां भी शुगर केन उगाया जाता है, जो नेचुरली एक वाटर इंटेंसिव फसल है। वही तो, उस रीजन की मिट्टी और पानी उस क्रॉप को सस्टेन नहीं कर सकती, पर क्योंकि इकोनॉमिक इंसेंटिव्स ऐसे बने थे, किसान वही उगाता गया। तो इस नई इरिगेशन पॉलिसी से क्या बदलेगा? ये नई पॉलिसी लोकल हाइड्रोलॉजी और क्रॉप सूटेबिलिटी को मैप करेगी और उस पुराने मिसमैच्ड इंसेंटिव स्ट्रक्चर को तोड़ देगी। अगर एक इलाके में पानी कम है तो वहां की पॉलिसी मिलेट्स, पल्सेस या ऑयल सीड्स को फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल बनाएगी किसानों के लिए। एग्जैक्टली। ये क्लाइमेट रेजिलियंस और डाइवर्सिफिकेशन दोनों प्रॉब्लम्स को एक ही तीर से निशाना बनाएगी। और इसके अलावा टेक्निक और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन भी एक मैसिव बॉटलनेक तोड़ने वाला है। आप लेख में दिए गए उस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पॉइंट की बात कर रही हैं? हाँ, खेती को अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाया जा रहा है। इसे ध्यान से समझिए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एग्रीकल्चर को यूपीआई जैसे किसी बड़े रेवोल्यूशन से लिंक करना। अगर इसको थोड़ा डिकंस्ट्रक्ट करें तो इसका क्या मतलब है जमीन पर? जमीन पर इसका मतलब है कि सप्लाई चेन हो, सॉइल टेस्टिंग हो या फिर मंडी की प्राइसिंग, ये सब एक ट्रांसपेरेंट डिजिटल ग्रिड पर आ जाएगा। सब कुछ ट्रैक हो सकेगा ऑनलाइन। और इस डिजिटल ग्रिड का सबसे बड़ा फायदा हमें ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और ब्रांडिंग में मिलेगा। जब यूरोपियन यूनियन या जापानीज मार्केट में कोई शिपमेंट उतरता है ना, तो उन्हें स्ट्रिक्ट ट्रेसेबिलिटी चाहिए होती है। ट्रेसेबिलिटी मतलब उन्हें एक डिटेल चाहिए होती है। हाँ, उन्हें पता होना चाहिए कि ये अनाज एग्जैक्टली किस खेत की मिट्टी में उगा, उसमें कौन सा और कितना पेस्टिसाइड यूज हुआ
और यहाँ तक आते आते उसका ट्रांसपोर्टेशन टेम्परेचर क्या था। और मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग में तो ये सब मेंटेन करना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल, पर डिजिटल मैपिंग उस ट्रेसेबिलिटी को इंस्टेंटली पॉसिबल बनाती है। तभी इंडियन एग्रीकल्चरल ब्रांड ग्लोबल मार्केट में एक प्रीमियम कमांड कर पाएगा। उसे सिर्फ एक चीप बल्क ऑल्टरनेटिव की तरह नहीं देखा जाएगा। तो हम एसेंशियली ब्रांडिंग पर खेलने वाले हैं अब। सफर पहले पेड़ भरने से शुरू हुआ था, फिर गोदाम भरने तक पहुंचा, और अब पूरा का पूरा फोकस क्वालिटी, ब्रांडिंग और वैश्विक डोमिनेंस पर शिफ्ट हो रहा है। ये एक पूरी एवोल्यूशन साइकिल है। अगर हम इस पूरी डिटेल्ड ट्रेजेक्टरी को एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही क्लियर थीसिस निकल कर आती है इस डिस्कशन से। और वो क्या है? भारत के पास जो कृषि सरप्लस है वो अब सिर्फ एक इंटरनल वेलफेयर सिस्टम का हिस्सा नहीं रह गया है। जियोपॉलिटिक्स के आधुनिक दौर में जहां देशों ने सप्लाई चेन चोक्स को वॉरफेयर की तरह यूज करना शुरू कर दिया है, जैसे रेड सी में हम देख रहे हैं। एग्जैक्टली, वहां ये फूड रिजर्वॉयर भारत की सबसे शार्प डिप्लोमेटिक ढाल और एक बहुत बड़ा आर्थिक इंजन बन रहा है। दुनिया को आज सिर्फ सेमीकंडक्टर्स नहीं चाहिए, सर्वाइवल के लिए उन्हें स्टेबल कैलोरी सोर्सेज चाहिए, और भारत उस स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा एंकर बन रहा है। और पता है, स्टेबिलिटी ही आज की सबसे प्रीमियम करेंसी बन चुकी है। सही कहा आपने। जिन इकोनॉमीज ने अपना पूरा फोकस सिर्फ टेक और मैन्युफैक्चरिंग पर डाल दिया था और सोचा कि एग्रीकल्चर को आउटसोर्स कर देते हैं, उन्हें लग रहा था कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स हमेशा ऐसे ही फ्रिक्शनल रहेंगी। पर कोविड ने और इन युद्धों ने वो इल्यूजन तोड़ दिया। बिल्कुल तोड़ दिया। आज जब कॉन्फ्लिक्ट्स और ब्लॉकेड्स आम हो गए हैं, तब उन सभी देशों को समझ आ रहा है कि आउटसोर्सिंग योर फूड सिक्योरिटी इज द बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। भारत ने उस वल्नरेबिलिटी को बाईपास करके अपनी सबसे बड़ी ताकत में कन्वर्ट कर लिया है। और इस जियोपॉलिटिकल शिफ्ट से एक बहुत ही प्रोवोक करने वाला विचार दिमाग में आता है, जो आई थिंक हमें सोचना चाहिए। पिछली पूरी सदी में दुनिया भर की सुपर पावर्स ने सिर्फ क्रूड ऑयल और एनर्जी रूट्स को कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं। हाँ, और अब आजकल सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ मिनरल्स और माइक्रोचिप्स को लेकर कोल्ड वॉर चल रही है, नई वाली। राइट। लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज के प्रभाव बढ़ते जाएंगे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एक नॉर्मल बात बन जाएंगे और उपजाऊ जमीन धरती पर श्रिंक होती जाएगी, तब आखिर क्या होगा? एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट देखने को मिल सकता है तब। यही वो सवाल है जो आने वाले दशकों की फॉरेन पॉलिसी को कंप्लीटली शेप करेगा। क्या ये मुमकिन है कि फ्यूचर में दुनिया की असली सुपर पावर वो देश नहीं होगा जिसके पास सबसे एडवांस्ड एआई है या सबसे बड़ी टेक कंपनीज हैं, बल्कि वो देश होगा जिसके पास सबसे ज्यादा एरेबल लैंड यानी उपजाऊ जमीन और अनइंटरप्टेड फूड सरप्लस होगा? ये सोचने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर हकीकत यही लग रही है। इस जियोपॉलिटिकल पैराडॉक्स पर हमें विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त के नए नियम शायद किसी सिलिकॉन वैली में नहीं, बल्कि इन्हीं अनाज के भरे गोदामों